थी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाएंगे इस वक्त की अहम सुर्खियां। हिमाद्री आइस रिंग की प्रथम वर्षगांठ कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम धामी। हॉकी आइस टीम की जर्सी पर पे व प्ले पोर्टल का किया विमोचन। देहरादून में आरोपी ने खुद को राहुल गांधी का पीए बताकर ठगी की। भावना पांडे की शिकायत पर मामला दर्ज। थाना राजपुर में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ। नैनीताल में एसडीएम ने किया विभिन्न विभागों में औचक निरीक्षण। बीडी पांडे अस्पताल, जल संस्थान और विद्युत विभागों में निरीक्षण। समय पर कार्यालय न खोलने पर मांगा स्पष्टीकरण। नैनीताल में आईजी की पत्रकारों से वार्ता। पर्यटन सीजन में जाम से मिलेगी मुक्ति। सीसीटीवी और पीए सिस्टम से होगी हाईटेक निगरानी। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर लगाने पर जोर। बिल में छूट संग सरकार ने निकाले 3 ऑफर। उत्तराखंड में अगले 3 दिन बिगड़ा रहेगा मौसम। बारिश के आसार। केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की सियासत में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारियों में अभी से जुटते नजर आ रहे हैं। इसी के चलते दलों के बीच आपसी बयानबाजियों का दौर भी देखने को मिल रहा है। जहां एक और पश्चिम बंगाल सहित अन्य 4 राज्यों में विजय का परचम लहराकर भाजपा उत्तराखंड में भी 2027 के विधानसभा चुनाव में पुनः जीत का दावा कर रही है, वहीं सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस भी जीत पाने के लिए जद्दोजहद करती नजर आ रही है। एक राष्ट्रीय पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय ठग गिरोह के सरगना को थाना राजपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने खुद को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताकर एक महिला जनप्रतिनिधि से ठगी की थी। आरोपी ने सोशल मीडिया के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों से जुड़े वरिष्ठ नेताओं और उनके सहयोगियों करीबियों के संबंध में जानकारी जुटाई थी। आरोपी पर कई अन्य राज्यों में भी राजनीतिक पार्टियों से जुड़े नेताओं से पद व टिकट दिलाने के नाम पर ठगी करने का आरोप है। साथ ही आरोपी के उत्तराखंड में भी राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी से जुड़े कई वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में होने की जानकारी मिली है। बता दें कि भावना पांडे ने थाना राजपुर में शिकायत दर्ज कराई थी कि कनिष्क सिंह नाम के एक व्यक्ति ने खुद को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी का निजी सचिव बताते हुए उनसे उत्तराखंड राज्य में सर्वे और पार्टी महत्वपूर्ण पद दिलवाने के एवज में 25 लाख रुपए की मांग की थी, जिसका भुगतान भावना पांडे की ओर से कर भी दिया गया। पुलिस के इस बड़े खुलासे के बाद उत्तराखंड की राजनीति में बड़ी हलचल पैदा हो गई है, जो कई कांग्रेस के शीर्ष नेताओं पर गंभीर सवाल खड़े कर रही है। देखिए, अभी जैसा विदित आपको, श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर थाना राजपुर में पंजीकृत कराई गई थी, जिसमें उनके द्वारा आरोप लगाया गया था कि विगत दिनों एक युवक के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए उनसे कुछ पैसों की मांग की गई थी और उसके आवेदन में किसी काम का उसके द्वारा प्रॉमिस किया गया था। तो उस पर विश्वास करते हुए श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा उसको धनराशि उपलब्ध करा दी गई थी और जब उनको ठगी का एहसास हुआ तो उनके द्वारा ये एफआईआर पंजीकृत करवाई गई थी। तो मैंने जब होटल की बात आई, उस दिन ये हरिद्वार में रुके थे, उस दिन शादी थी। उसने कहा दीपक आएगा विधायकों का पीए, और आप मैंने बुक करा दिए थे, रूम बुक करा दिए थे, पेमेंट उनको करनी थी। उन्होंने कहा भाई विधायकों को आपके सामने नहीं आना चाहिए, और कुछ कहानी करी उसने, तो मैंने कैश दे दिए। भाई जब हरीश रावत बात कर रहे हैं, जब गणेश गोदियाल बात कर रहा है 2-3 बार, और जब हड़क सिंह बात कर रहे हैं, तो भाई मेरा तो लाजमी है विश्वास करना कि भाई वो कनिष्क है। मैंने तो पहली बार उसकी आवाज सुनी। मैं इन नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि दुर्भाग्य आपके लिए है कि आप जिस पार्टी में, उस पार्टी के पीए का आवाज नहीं पहचानते। आप नकली कनिष्क की बात कर रहे हो। इन्होंने कंप्लेन क्यों नहीं करी? जब 4 दिन बाद मुझे पता था, शक हुआ उस पर, जब वो ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगा कि गणेश गोदियाल को बदला जा सकता है आप पैसे, तो मैंने तब मेरे दिमाग में शक हुआ, फिर मैंने पुलिस कंप्लेन करी। पुलिस को ये बातें पता करनी चाहिए कि इससे पहले मेरे खिलाफ क्या क्या हुआ, उसके बाद क्यों किसी को पैसे दिए गए, जिसने पैसे लिए उसने किस काम के लिए, जिसने दिए उसने किस काम के लिए दिए, और पुलिस इसकी छानबीन कर रही है तो पुलिस इसकी गहन जांच करे। ये इस तरह के षड्यंत्र तो सरकारों के साथ भी हो सकते हैं। देखिए, कांग्रेस की जो कार्य संस्कृति है अब वो सबके सामने आ गई है। कांग्रेस में हमेशा से इसी प्रकार रहा है, दायित्व जो है पैसे लेकर बांटे जाते हैं, टिकट पैसे लेकर बांटे जाते हैं, और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपके सामने उत्तराखंड में भी है। और एक चीज़ और ये दर्शाता है कि कांग्रेस में अंतर्कलह कितने स्तर पर है। चरम स्तर पर जो है इस वक्त कांग्रेस में मारामारी है,
कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष को हटाने के लिए किस प्रकार जो है कांग्रेस के अन्य नेता नए नए जो है रोज षड्यंत्र रच रहे हैं, और कांग्रेस के और भी ऐसे लोग हैं जो भी शर्म के मारे सामने नहीं आ रहे हैं। पुलिस जांच में आया है सामने। उत्तराखंड के बड़े नेताओं को झांसे में लेने के सनसनीखेज मामले की तह तक जाने के लिए पुलिस ने एक दूसरी और कड़ी को जोड़ने की कोशिश की। भावना पांडे से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि ठग ने उन्हें विश्वास दिलाने के लिए गणेश कोदियाल, हरीश रावत, हरक सिंह रावत और यशपाल आर्य की आवाज सुनाई। इनसे बातचीत सुनकर उन्हें लगा कि ये सभी बड़े नेता हैं, इसलिए ये कनिष्क की आवाज पहचानते होंगे और उन्हें यकीन हो गया कि सामने फोन कॉल पर मौजूद व्यक्ति राहुल गांधी का निजी सचिव कनिष्क ही है, इसलिए उसके झांसे में आकर 25 लाख रुपए दे दिए। वहीं कांग्रेस अपनी पार्टी के शीर्ष नेताओं के खिलाफ इस घटना को बड़ी साजिश करार दे रही है, तो वहीं भाजपा इसे कांग्रेस की खरीद फरोख्त की पुरानी परंपरा बता रही है। उत्तराखंड क्रांति दल का स्पष्ट मानना है और पहले से उनको ये पता है कि राष्ट्रीय दलों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक दूसरे की टांग पीछे खींचनी है और वो खींचते आ रहे हैं। उनके पास कोई विकास के कोई मुद्दे नहीं है, विकास अभी तक पहाड़ नहीं चढ़ पाया है। इन मुद्दों पर न तो कांग्रेस बोलती है न बीजेपी बोलती है, कांग्रेस उनकी मित्र विपक्ष की भूमिका निभाती है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो सार था वो कांग्रेस नेताओं के लिए कम और ठग के लिए ज्यादा था। जिस ठग ने फोन करके जो है एक ऐसी भूमिका तैयार की जिसकी वजह से जो है उनसे शायद कुछ पैसे और उनके साथ साथ बहुत अन्य लोग भी हैं जिनसे कुछ पैसे ठगे गए। और ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस इस पे जो है कार्रवाई कर रही है। कोई ठगी का शिकार नहीं हो रहा है, एक दूसरे सभी ठग हैं, एक दूसरे को ठग रहे हैं। आपको पहले से मालूम है कि पहले भी गुजराल जी पर आरोप लगाए गए थे कि पिछले चुनाव में 16 टिकट बांटे गए, 25 टिकटों का सौदा हो गया और अब स्थितियां यहाँ तक पहुंच गई कि किसी को बिठाने और गिराने को लेकर भी पैसे दिए जाने लगे। कुल मिलाकर आगामी चुनाव से पहले इस तरह की खरीद फरोख्त, पद और प्रतिष्ठा को लेकर आम बात अब तक सुनने को मिलती ही आई है, लेकिन एक शातिर ठग ने ही राजनीति में चढ़ रही इस परंपरा का बड़ा फायदा उठा लिया। सवाल यही है कि क्या पार्टियों के भीतर इस तरह के पद खरीद का सिलसिला चल रहा है, जो बेहद चिंता का विषय है। भावना पांडे ने आखिर किस पद को पाने का या किस पद को हटाने के लिए इतनी बड़ी रकम एक ही फोन पर अनजान व्यक्ति को बिना मुलाकात और जानकारी के दे दी। ऐसे में और कितनी ऐसी भावना पांडे हैं जो प्रदेश की राजनीति में बड़ा बदलाव पैसे के दम पर कर सकती हैं, और क्या इनके संबंध ही इन पार्टियों को अपने इशारों पर चलाते हैं। एक तरफ 2027 के चुनाव को जीत दिलाने के लिए आम कार्यकर्ता और ईमानदार नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे, वहीं इस तरह के मामले कहीं न कहीं बड़ी पार्टियों को मिलने वाले फंड और राजनीति की दशा और दिशा को तय करते हैं, जो अपने निजी फायदे के लिए लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। देहरादून में कोर्ट रोड स्थित चौपाल कार्यालय में बुधवार को इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों की बैठक आयोजित हुई है। दीनदयाल पार्क के पास हुए इस संवाद कार्यक्रम में विभिन्न दलों के नेताओं ने भाग लिया और आगामी चुनाव को लेकर चर्चा की। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बदलते राजनीतिक हालात में सहयोगी दलों के बीच लगातार संवाद जारी जरूरी है। साथ ही उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर संवैधानिक संस्थाओं के दुरुपयोग का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि फिलहाल ये अनौपचारिक बैठक है, लेकिन आगे भी प्रदेश भर में इस तरह के संवाद जारी रहेंगे। आगे चुनाव हो रहे हैं, ये देख रहे हैं हम कि सत्तारूढ़ दल पूरी शक्ति का उसमें जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका भी जिस तरीके से खुला दुरुपयोग कर रहा है। अब तो केंद्रीय बलों का खुला दुरुपयोग किया जा रहा है। ये सब हमको आगे के लिए बहुत सचेत करता है। तो हमने उत्तराखंड में समय समय पर महत्वपूर्ण मामलों में इंडिया गठबंधन के जो हमारे सहयोगी हैं, हम लोग बातचीत करते रहे हैं। अगली खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड में अब स्मार्ट मीटर लगाने का काम तेजी से होगा। उपभोक्ताओं को पहले से ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। इसी को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने स्मार्ट मीटर को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव कहीं न कहीं सरकार की वजह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। पूर्व में भी स्मार्ट मीटर लेकर आए थे और लगाने के बाद उनमें कमी पाई गई थी, जिसको लेकर कांग्रेस और आम जनता ने इसका विरोध किया था।
10-12 लेते नहीं पीता बहुत कंफ्यूज है। और मुझे लगता है यही वजह है कि मुख्य सचिव भी खुद सरकार की वजह से कंफ्यूज नजर आ रहे हैं। आप एक बार स्मार्ट मीटर लेके आते हैं, फिर उस स्मार्ट मीटर को लगाते हैं, फिर आप कहते हैं जी ये सही नहीं है, इन्हें हम हटाने का कार्य करेंगे। टैक्स पेयर्स का करोड़ों रुपया सरकार सिर्फ अपने ट्रायल में जो है खर्च करने का कार्य कर रही है, वो बहुत दुखद है। वो भी उस प्रदेश का जिस प्रदेश में लाख करोड़ से भी ज्यादा का जो कर्ज है वो जो है हमारे ऊपर है, और हर व्यक्ति का रोया रोया कर्ज में डूबा हुआ है। तो क्या है स्मार्ट मीटर? जो अभी आपने डिजिटल मीटर लगाए हैं, अब उसमें क्या फ्लॉज हो गए? उसके लिए भी आपने उपभोक्ताओं से पैसे लिए, दिखाया ये कि जी हम फ्री में लगा रहे हैं, हर महीने के बिल में उससे पैसे कट के आ रहे हैं। स्मार्ट मीटर जिन घरों में लगा हुआ है उनकी शिकायत शुरू से यही है कि बिल बढ़ के आ रहे हैं। तो अब ये अचानक कौन सा स्मार्ट मीटर लेके आ रहे हैं? और कांग्रेस पार्टी ने इस बात का खुलासा किया था कि जो स्मार्ट मीटर है ये भाजपा के नेताओं की फैक्ट्रीज में ही बन रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के बनभूलपुरा कांड की जांच को लेकर पुलिस प्रशासन एक बार फिर सख्त रुख में नजर आ रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने मामले की जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्पष्ट किया है कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। एसएसपी के निर्देश पर एसपी सिटी मनोज कात्याल, सीओ हल्द्वानी अमित सैनी कोतवाल हल्द्वानी और बनभूलपुरा थाना पुलिस को जांच रिपोर्ट सौंपी गई है। पुलिस अब सर्विलांस और वीडियो फुटेज के आधार पर दंगा और उपद्रव करने वाले लोगों की दोबारा जांच करेगी, दोबारा पहचान करेगी। चिन्हित आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जाएगा। आठ फरवरी 2024 को जो मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और बेहद हिंसात्मक घटना जो हुआ बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में हल्द्वानी में 8 फरवरी 2024 को जो व्यापक हिंसा, उग्र उपद्रव, दंगा फसार का जो घटना हुआ था और पुलिस की कर्मचारियों पर और प्रशासन और पुलिस की कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारियों पर जानलेवा हमला हुए थे। पुलिस थाना और पुलिस की गाड़ियों पर आगजनी हुई थी। जो इस व्यापक हिंसा और व्यापक उपद्रव की घटना पर जो है विभिन्न एफआईआर पंजीकृत हुए थे। हल्द्वानी तहसील में मंगलवार को तहसील दिवस के दौरान बड़ा हंगामा हो गया। आरोप है कि मौके पर जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं थे, जिससे फरियादियों और जनप्रतिनिधियों में नाराजगी फैल गई। गुस्साए लोगों ने तहसीलदार कक्ष में ही धरना शुरू कर दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान पार्षद मनोज जोशी और नायब तहसीलदार भूपाल सिंह मटियानी के बीच तीखी बहस भी हो गई, जिससे माहौल और गर्मा गया। फरियादियों का कहना है कि जब सुनवाई के दिन अधिकारी मौजूद नहीं रहते तो उनकी समस्याओं का समाधान आखिर कैसे होगा। तहसील दिवस आयोजित था पूरे कार्यक्रम के अनुसार से। तहसील दिवस में तहसीलदार साहब कहीं वीआईपी ड्यूटी में गए हैं तो उन्होंने हमें नामित किया था। हम यहीं तहसील दिवस पर ही जो है कक्ष रूम में ही थे। तो कतिपय जो है मैं समझता हूँ कि सलमानी जी जो पार्षद हैं मेरे ख्याल से वार्ड नंबर 13 के, तो इनके नेतृत्व में कुछ पुरुष और कुछ महिलाएं यहाँ धरने में बैठे थे। तो ज्ञापन देने के लिए इन्होंने कुछ कहा नहीं, तो हम भी ज्ञापन देने के लिए तभी जाते जब ये ज्ञापन के लिए हमें आमंत्रित करते हैं। और मैं इंदिरा नगर वार्ड नंबर 32 का निवासी हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि महीने के पहले मंगल को तहसील दिवस का आयोजन होना चाहिए। उसमें समस्त विभाग के लगभग 25 से 30 विभाग ऐसे हैं जो यहाँ पे आने चाहिए, उपस्थित रहने चाहिए। और जो अधिकारी यहाँ पर नहीं आते उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। सर, बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है। यहाँ में एक बार तहसील दिवस होता है और इसमें हमारी जो भी देवतुल्य जनता होती है अपनी अपनी समस्याओं को लेके आते हैं। साथ में हमारे पूर्व पार्षद भी हैं शकील भाई। आज बड़ा ही दुर्भाग्य हो रहा है कि पिछली 1 साल से मैंने एक पेड़ काटने के लिए दिया था आरा मशीन के पीछे, जो आज तक नहीं काट पाए। ये लोग गुमराह करते हैं और समाज कल्याण अधिकारी जो हैं उनको समाज कल्याण की पेंशन के लिए जब जनता जाती है तो वो कभी कहते हैं इसमें मजदूरी लिखा लाओ, मजदूरी लिखा के लेके जाते हैं तो फिर कहते हैं बेरोजगार लिखा लाओ। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। देहरादून में प्रशासन ने शहर को नशा मुक्त बनाने के लिए सख्त रुख अपनाया हुआ है। ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए विभिन्न एजेंसियों को एकजुट किया गया है और स्कूल कॉलेजों में एंटी ड्रग कमेटी बनाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही मेडिकल स्टोर्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई। अधिकारियों के अनुसार अब तक 23 नशा मुक्ति केंद्र बंद किए जा चुके हैं और 15 पर कार्रवाई की गई है।
अभियान के तहत 711 छात्रों की जांच रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। प्रशासन ने नशे के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए हेल्पलाइन 1933 के प्रचार को तेज करने और जल्द ही बाल पुनर्वास केंद्र स्थापित करने की बात कही। एसडीएम ने कहा कि ड्रग्स केवल कानून नहीं बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी का विषय है। देहरादून में अचानक मौसम ने करवट ली। शहर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। आपको बता दें कई इलाकों में मौसम एकदम सर्द हो गया। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। साथ ही तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है और इस दौरान मौसम और अधिक प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें। नैनीताल में जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर जिला कार्यालय सभागार में मानसून पूर्व तैयारी बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी सौरभ असवाल ने की है। बैठक में एडीएम ने कहा कि मानसून के दौरान आपदाओं से निपटने के लिए पूर्व तैयारी, अंतर विभागीय समन्वय और त्वरित रिस्पांस सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। उन्होंने सभी विभागों को अलर्ट मोड में रहते हुए समयबद्ध कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सड़क और निर्माण एजेंसियों को संवेदनशील और भूस्खलन संभावित मार्गों पर जेसीबी, पोकलैंड सहित भारी मशीनरी की तैनाती सुनिश्चित करने तथा संबंधित कर्मियों के नाम व मोबाइल नंबर सार्वजनिक करने के निर्देश दिए। सभी विभागों को जो कंसर्न्ड आपदा से रिलेटेड है उन सभी के साथ एक मीटिंग की गई है और उनको ये कहा गया है कि मानसून सीजन से पहले अपने जो भी कार्य उनके चल रहे हैं या जो भी कार्य न्यूनीकरण के लिए करने हैं उनको पूर्ण कर लिया जाए और सभी डिपार्टमेंट से कहा गया है कि वो अपनी तैयारियां जो मानसून के दृष्टिगत करते हैं उसको पूर्ण कर लिया जाए और जो उनकी कार्य योजनाएं हैं वो अब जिला कार्यालय में उपलब्ध करा जाए ताकि जो भी अगर हम उनको कुछ और दिशा निर्देश देना चाहें तो वो दे सकें टाइम से पहले। अल्मोड़ा के सभी न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसमें वादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा। आपको बता दें जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनामिका सिंह ने बताया कि जो भी वादाकारी अपने मामलों का निपटारा आपसी समझौते से करना चाहते हैं वो निर्धारित तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व तक संबंधित न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि केवल वही मामले लोक अदालत में रखे जाएंगे जिनका निस्तारण कानूनी रूप से समझौते के आधार पर संभव है। साथ ही यदि किसी मामले में कोर्ट फीस जमा की गई है और उसका निपटारा लोक अदालत में होता है तो पूरी फीस वापस की जाएगी। अल्मोड़ा जनपद के समस्त न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत दिनांक 9/5/2026 को होना प्रस्तावित है। इस लोक अदालत में ऐसे सभी प्रकार के मामले जो कि फौजदारी शमनीय मामले हैं जिसमें कानूनी रूप से राजीनामा हो सकता है तथा लेबर नियोजन के संबंध में वाद, पैसे के लेन देन के संबंध में वाद, सिविल मामले जिसमें कि पक्षकार अपने मामले को निस्तारित कराना चाहते हैं, ऐसे मामले निस्तारित किए जाएंगे। तो सभी लोगों से यह आग्रह है कि जो भी व्यक्ति अपने मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित कराना चाहता है वे अपना मामला लोक अदालत की तिथि से एक कार्य दिवस पूर्व भी वे अपने मामले को संबंधित न्यायालय में अधिवक्ता के माध्यम से आवेदन कर अपने मामले को नियत करवा सकते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लाल कुआं के बिंदु खत्ता में राजस्व गांव का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर वन अधिकार संगठन और पूर्व सैनिक संगठन के संयुक्त मोर्चे का धरना बुधवार को भी जारी रहा। शहीद स्मारक स्थल पर प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अपनी मांग दोहराई। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने धरना स्थल पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से विस्तृत चर्चा की। बैठक में आपको बता दें एडीएम विवेक राय, एसडीएम रेखा कोहली, डीएफओ हिमांशु बांगरी और एएसपी मनोज कुमार कत्याल मौजूद रहे। अधिकारियों ने वन अधिकार अधिनियम के तहत प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर शासन को भेजने का आश्वासन दिया। हमें उम्मीद थी कि कम से कम जिलाधिकारी महोदय यहाँ पर आएंगे और जो वन अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हम अपनी इस राजस्व ग्राम की लड़ाई को लड़ रहे हैं तो उसमें जो नोडल होते हैं जिला समाज कल्याण अधिकारी जो डीएलसी में उसके मेंबर भी है, हमें उम्मीद थी कि जो जनजातीय निदेशालय से उनको भी निर्देश हुआ था कि वो भी यहाँ पर प्रतिभा करें, तो दोनों ही लोग नहीं आने से थोड़ी निराशा हमें हुई है और हमने मुख्यमंत्री महोदय को एडीएम साहब के माध्यम से पत्र प्रेषित किया है, अपना ज्ञापन प्रेषित किया है कि जिस तरह से हमारी लगातार अनदेखी की जा रही है और दावे हमारे स्वीकृत होने के बावजूद उस पर
किस वजह से रोका गया है, अगर कोई रोक है या कोई कारण ऐसा है कि उसमें कोई कमी है तो वो भी नहीं बताया जा रहा। इनका कर्मी अनशन था और तीसरे दिन एक सभा थी जिसमें वन अधिकार संगठन और वन अधिकार समिति और पूर्व सैनिक संगठन के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया था। हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, हम सरकार के उसमें विरोध में नहीं है। हम अपनी मांग को हमने रखा था और हमने खुली चर्चा शासन प्रशासन से रखी थी कि हमारे दावे में अगर कहीं कमी है, जो हमारा दावा है, जो हमारा प्रस्ताव राजस्व का दावा है, समस्याएं जो है इस स्तर से समाधान होने की नहीं है, उच्च स्तर से समाधान होना है। एक प्रक्रिया है, प्रक्रियागत तरीके से विभिन्न समितियों के माध्यम से भारत सरकार तक प्रकरण को जाना है। सभी को सहयोग दिया जाएगा, सभी विभाग सहयोग करेंगे। जो भी आप लोगों के पास साक्ष्य है उसको जो है रिपोर्ट में इनबिल्ट किया जाएगा और प्रयास किया जाएगा कि ग्राम बनाने का प्रस्ताव जो है ग्राम स्तरीय समिति द्वारा ब्लॉक स्तरीय समिति को, जिला स्तरीय समिति को भेजा गया था। तो उसमें परीक्षण करने के बाद कुछ कमियां जो है थी, तो कमियों को जो है अगेन ब्लॉक स्तरीय समिति को भेजा गया है। आज इसी पे चर्चा हुई कि कुछ 7-8 बिंदु में कमियां थी जो है वापस भेजी गई थी ब्लॉक स्तरीय समिति को। तो उसमें डिसाइड हुआ कि कभी होगा तो उनके पास कुछ है, हमारे इस पे एक्सपर्ट लोग भी हैं जो बाहर में काफी समय से पढ़ रहे हैं, कुछ उनके द्वारा दूसरे राज्यों का परीक्षण किया गया है। उनको कहा गया कि भाई आपने साथ में बैठ के उनकी बिंदुओं पे कुछ अगर चर्चा करके जिला स्तरीय समिति के सामने रखा जाएगा। फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।